ਸੋ ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे पॉडकास्ट। सो गाइस जैसे कि आप ऑलरेडी मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मैंने अप्रोक्सीमेट 10 पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुका हूं जिसमें मैंने 36-36 लाख वाले पैकेज के लोग और भी बहुत सारे आईआईटी से लोग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिन्होंने हाईएस्ट पैकेज लिया है उनको इन्वाइट किया। तो ऐसे ऐसे पॉडकास्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इसी प्रकार का ये भी एक पॉडकास्ट रहेगा। जैसे कि आप सब मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वाइट करो ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने बहुत ट्राई किया और फाइनली मुझे मिला। कौन मिला? 2016 से 2019 बीकॉम ऑनर्स बैच की जो टॉपर थी, जिनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल दिया, उनको मैंने इनवाइट किया। अनमोल गुलाटी उनका नाम है। 2016 टू 2019 बैच की वो टॉपर। कि वो बच्चे अपने यहाँ पे बेचते रहते हैं, हम भी वहाँ पे जाके अपनी प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। तो ये होता था कि प्लेसमेंट्स अच्छी थी इवन उस टाइम पे भी, 2016 में भी जब सीयू इतनी न्यू थी, फिर भी स्टिल उन्होंने बहुत प्लेसमेंट्स दी बीकॉम ग्रेजुएट्स को। अब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होगी होंगी, लेकिन जिसका मोटिव है, जिसने कॉर्पोरेट फील्ड में जाने ही जाना है, तो आई वुड प्रेफर कि ले लेना चाहिए वो एक्सपीरियंस। फिर ये वेट नहीं करनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई रुकेगी या कुछ रहेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस इज ऑल दैट मैटर्स। किसी भी फील्ड में जाओ, एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। अगर आपको मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करो, लेकिन अगर आपका कुछ और स्कोप है, कुछ और गोल है, लाइक फॉर अ टीचिंग, फिर आई वुड प्रेफर कि आप मत लो अपना विदाउट एनी लाइक जो होता है गैप। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो एंड पेपर क्लियर करो यूजीसी नेट का, एंड देन गो फॉर योर गोल। तो यही था मेरा पैशन टीचिंग का, इसलिए प्लेसमेंट्स मैंने ली नहीं और ना ही मैं बैठी प्लेसमेंट्स में। सो गाइस देख सकते हो, मतलब जो टॉप कर रहे हैं उनका गोल नहीं था प्लेसमेंट्स, इसीलिए उन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए गई ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से यहाँ पे यही आ जाती है कि आपके पास गोल होना इम्पोर्टेंट है, कि आप क्यों उस चीज में आ गए हो। चाहे अभी आप जैसे सीएससी में या किसी भी ब्रांच में आ गए हो, एडमिशन ले ली है, लेकिन आपको नहीं पता था क्या है, लेकिन अभी सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि अपना गोल बनाओ। कि आगे अब हो गया है तो अब आगे गोल क्या है मेरा? प्लेसमेंट मेरा गोल है, या मेरे को कुछ और टीचिंग में जाना है, या कुछ और काम करना है? तो गोल बनाओ अपना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। फिर उसके हिसाब से अपने स्टेप्स लो, क्योंकि अगर जैसे अभी हम अभी तक पहुंच गए हैं, उसी हिसाब से अगर चलते रहेंगे तो फिर ऐसे ही धक्के खाते जाएंगे, रैंडमली चलता जाएगा सब। लेकिन गोल बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देख सकते हो, मतलब जो बंदा टॉप कर रहा है वो आपको बता रहा है कि गोल था उनके पास, कि उसकी वजह से उन्होंने प्लेसमेंट छोड़ी है ना। क्योंकि सबसे बड़ी उनका भी यही ड्रीम होगा ना कि आसपास सबकी प्लेसमेंट हो रही होगी, लेकिन वो एक रिस्क ले रही थी कि ना, कि मैं टॉपर होके भी प्लेसमेंट नहीं ले रही हूँ। तो कितना मतलब प्रेशर होगा, घर वाले भी पूछते होंगे कि क्या क्या हो रहा है, मतलब है ना। तो इसी तरह से गोल बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तो हमने जान लिया सब। अब दूसरा पार्ट जो हम आपका शुरू करते हैं, जो आपका गोल है, अब उसके बारे में जानते हैं कि जैसे अब आपने टॉप किया ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो टीचर ही बनना चाहते हैं। तो अब उसका क्या पाथवे है, मतलब क्या क्या नॉलेज आपने गेन की? जैसे आपने अभी बीकॉम अपने थर्ड ईयर में आई होंगी, प्लेसमेंट्स छोड़ी होंगी, तो उसके बाद आपको क्या क्या पता लगा, मतलब कि अब आगे मेरे को क्या करना है? एमबीए करनी है, एमकॉम करनी है, फिर उसके बाद कैसे टीचर बनना है, कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी है ना। तो पहले थोड़ा सा बता दीजिए, फिर उसके हिसाब से आगे आगे चलते जाएंगे। जैसे होता है, पाथवे होते हैं टीचर बनने के लिए। एक होता है आप स्कूल में जाना है, एक आता है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाना है। अगर आपने चूज करना है स्कूल्स का, तो आपके लिए आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, देन आपका इम्पोर्टेंट होता है बीएड करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर आपने स्कूल्स में नौकरी करनी है, देन आपको सीटेट का पेपर होता है, जो नेशनल लेवल पे पेपर होता है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया, तो आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में बहुत इजीली जॉब मिल सकती है। प्राइवेट में भी वो प्रेफर करते हैं कि जिनका पेपर क्लियर हो तो वो कर सकते हैं। नहीं तो हर उसके ना स्टेट्स के भी स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। जैसे हरियाणा का है मेरा अम्बाला, उसमें एचटेट होता है हरियाणा का। अगर वो क्लियर कर लिया तो आप किसी भी हरियाणा के स्कूल में लग सकते हो। वेरस अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगना है, देन आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, वो है नेट का एग्जाम, यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूजीसी कंडक्ट करती है। यूजीसी की तरफ से कौन कंडक्ट करता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका ये एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इसका जेई मेंस का आई गेस एनटीए करता है, और आपका ये नीट का एग्जाम भी एनटीए करता है। एनटीए से पहले सीबीएसई करता था, जो सब प्लस 2 का जो बोर्ड होता है सीबीएसई वाला, लेकिन अब के टाइम में ना 2018 दिसंबर से एनटीए कंडक्ट करने लग गया है। तो जब से एनटीए कंडक्ट करने लगे ना, जो एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। पहले एग्जाम होता था नॉर्मल पेपर बेस्ड, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट, अब हो गया वो कंप्यूटराइज टेस्ट हो गया यूजीसी नेट का। इवन अगर आपने जाना है तो आप अपना ये स्कोप, ये गोल बना के रखो। अगर आपने टीचिंग में ही जाना है तो आपका पहला गोल होना चाहिए टीचिंग के लिए कि आपकी एकेडमिक्स तो चलो आपकी अच्छी है, या आपकी ग्रेजुएशन हो गई,
सबसे बड़ा बात आपको अपना यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है। वो होता है आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं। जैसे मेरा कॉमर्स था तो मैंने अपना कॉमर्स में दिया, क्योंकि अगर बीबीए एमबीए करना चाहता है वो मैनेजमेंट में देगा। अगर कोई एमए इंग्लिश कर रहा है तो वो इंग्लिश में अपना सब्जेक्ट का क्लियर करेगा। कोई अगर एमए इकोनॉमिक्स कर रहा है तो उसमें करेगा। एमएससी मैथ्स कर रहा है तो अपना सब्जेक्ट मैथ्स चूज करेगा। ऐसी एनटीए कंडक्ट करता है 84 सब्जेक्ट्स में। किसी की पंजाबी अच्छी होती है, किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की चाइनीज लैंग्वेजेस में भी टेस्ट लेता है वो। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी कि आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करो, जो कि साल में 2 बार ही होता है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया, देन आपकी क्या बन जाती है, एलिजिबिलिटी बन जाती है कि आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो। उससे ये जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का नेट का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाता है, लेकिन स्टिल उनकी जॉब नहीं लगती। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके इंटरव्यू पे, वैकेंसीज पे, आपके कैलिबर पे। तो पहली मिनिमम एलिजिबिलिटी कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करो। वो जो आपका नेट का एग्जाम है उसकी जो वो बनती है, लाइक एलिजिबिलिटी बनती है, वो बनती है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, अगर आप जब क्लियर कर लेते हो अपना एग्जाम, तभी जब भी फायदा है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे होते हैं अपने पोस्ट ग्रेड में या जो अंडर ग्रेजुएशन में हम पढ़ के आते हैं, वही सेम चीज आपके नेट के एग्जाम में पूछते हैं। तो उस एग्जाम के लिए जो आपका बेसिक्स होते हैं ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अ टॉपिक, तो हम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो ये खुद लिख लेंगे, ये तो इतना ईजी है। लेकिन एनटीए वाले ना वही पूछ लेते हैं, फीचर्स ही पूछ लेते हैं जो हम उस टाइम पे छोड़ देते थे ना अपनी पढ़ाई के टाइम पे, वो वही पूछ लेते हैं। वो इतना बेसिक पूछते हैं कि आपको लगेगा कि इतना ईजी है, और स्टिल आपको आता भी नहीं होता वो। तो वो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे अपने इसके अंदर, और जितना जल्दी आप अपना एनटीए का ये पेपर क्लियर कर लो उतना ही फायदा है, क्योंकि इसके अंदर 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एंड ड्यू टू कोविड वो तो वैसे ही अब सिर्फ एक अटेम्प्ट हो गया। लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2020 वाला, अब सीधा अब हो रहा है नवंबर में। तो जो एग्जाम की जो है ना कि 2 बार ही होता है, वो एक बार तो वैसे ही मिस हो गया। तो जो भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर बीकॉम फाइनल में है, या फिर बीकॉम स्टार्टिंग में उनका पैशन है कि तो टीचिंग में जाना है, तो अभी से ही नोट कर ले कि यूजीसी नेट का एग्जाम इज वेरी मैंडेटरी एंड वेरी कंपल्सरी। मेरे टाइम में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने अपनी तैयारी थोड़ी लेट शुरू करी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में। वेरएज अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, तो आप दिसंबर वाला टाइम दे सकते हो, फिर भी आप एलिजिबल होगे। तो बेसिकली ये चीज नोट करनी है एनटीए का एग्जाम देने के लिए। उसके बाद अपनी ये चीजें पहले स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप अपना एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर सको कॉलेज में लगने के लिए और यूनिवर्सिटी में। अगर आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, कितने लोग हैं मेरे भी फ्रेंड्स है इवन, उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं है, तब तक आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले नहीं ले सकते। चाहे आप कितना ही अच्छा आपके एकेडमिक्स हो, कितना ही अच्छा आप टॉपर हो, कितना ही कुछ हो, अगर आपका नेट का एग्जाम क्लियर नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी नहीं, कोई नहीं रखेगा आपको एज अ टीचर। तो बेसिकली यही है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगने के लिए नेट का एग्जाम इज वेरी मैंडेटरी। एंड इसके लिए होता है कि प्रेपरेशंस करनी पड़ती है, ये नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर से हो जाएगा। मैंने भी बहुत मेहनत करी है। मतलब मैं भी सिर्फ मैं बोलती थी ना कि इतनी मैंने मेहनत ना सीयू में टॉप करने के लिए नहीं करोगी जितनी मेहनत मैंने एनटीए का एग्जाम क्लियर करने के लिए करी। मतलब मैं सिर्फ 4 घंटे सोती थी सिर्फ यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतना पढ़ाई नहीं करी, बट एनटीए का एग्जाम क्लियर करने के लिए मैं सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ। मुझे पता है कि मैंने वो कैसे नींद पूरी करी है। तो ये मेहनत आपको उसके अंदर करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए मेहनत तो है ही है, तो वो मेहनत बहुत जरूरी है। ये था तो अब इसके जो लिए। आपने मेहनत बताई 4 घंटे वाली, इसको हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, अगर आप ना बुरा माने तो, नहीं है ना? नहीं। तो अब जैसे यही बात है ना, बहुत बच्चों का ना ये तो पता लग गया कि ये पेपर की तैयारी करनी है, लेकिन अब उनको यही जानना है कि कितनी तैयारी, मतलब कितना ज्यादा डिफिकल्ट था, है ना? कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी, कितना मेहनत लगता है, क्या क्या रिसोर्सेस से आपने शुरू, कैसे शुरू, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ यार। चलो मेरे को पता तो लग गया यूजीसी की तैयारी करनी है, लेकिन अब शुरू कहाँ से करूँ? कोई कोर्स ज्वाइन करूँ, कोचिंग सेंटर जाऊँ, या बुक खरीदूँ, कौन कौन सी खरीदूँ? तो बेसिकली अब ये बता दीजिए कि आपने कैसे शुरू किया, कितने टाइम, मतलब 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, कितना टाइम लगा आपको, है ना? कितनी मेहनत, कितने कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ा, कैसे आपकी क्या क्या अप्रोच रही? ओके, तो मेरा जो अटेम्प्ट था वो था अक्टूबर 2021 वाला। तो उसमें था कि कोविड के कारण सब कुछ वैसे ही था, हम फ्री थे। तो मैंने अपनी मैम से पूछा कि मैम कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर से पढ़ के चली जाऊं? मैम ने बोला बेटा ऐसे क्लियर नहीं होने वाला, ऊपर ऊपर से पढ़ेगी तो नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपने लिए थोड़ा लाया मोटिवेशन कि अगर टीचिंग लाइन में जाना है ना, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है। अगर तेरा पहली बारी में क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, दूसरी बारी में ना ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो मैंने सोच लिया था कि मेरे को क्लियर करना ही करना है। तो उसके लिए क्या बना, अप्रोच क्या रही थी
कि पहले तो मैंने बुक खरीदी थी, एक अरिहंत की आती है, पेपर 2 के लिए मेरा कॉमर्स था, और पेपर 1 के लिए केवीएस मदान की आती है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की बुक, तो मैंने वो यूज करी थी। उससे मैंने ये देखा कि स्कोप क्या है। पहले सब्जेक्ट का ना हर उसका सिलेबस होता है, पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस है क्या। सेकंड है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे कि यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कितना पूछा है। जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया कि आपका ये टॉपिक है, लेकिन यूजीसी नेट के आपको प्रीवियस ईयर से पता लगेगा कि उस टॉपिक का कितना स्कोप है, कि उन्होंने कितना डीप में जाके आपसे पूछा हुआ है। तो वो आपको आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने बहुत जरूरी है, पीवाईक्यूज, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक टॉपिक का कितना स्कोप है, कि यूजीसी नेट वाले कितना अंदर तक जाके पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो ये मैंने बुक करी, सिर्फ रेफरेंस बुक्स है, आप सिर्फ रेफरेंस ले सकते हो, पूरी पढ़ाई इसमें से पढ़ के पेपर क्लियर नहीं कर सकते। फिर आपको चाहिए अपनी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स, आपका पीडीएफ मटेरियल, जो भी आपकी पीपीटीज थी, वो मैंने भी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर जिसने टीचिंग लाइन में जाना है ना, अपने बीकॉम बीबीए या कुछ भी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उस टाइम पे आपके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आपके नोट्स उस टाइम के होंगे ना, तो आप अपने नेट के पेपर में बहुत इजीली उससे यूज करके आप तैयारी कर सकते हो। मेरा भी यही अप्रोच था, मेरे नोट्स थे बीकॉम एमकॉम के, मैंने भी वही यूज करे। जिस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं थे, फिर वो डीप में जाके जो हमारी बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिससे हम पढ़ते हैं, या पीडीएफ मटेरियल्स होते हैं, फिर मैंने वो ढूंढे नेट पे। वही मैं बता रही हूँ ना, नेट से सब कुछ मिल जाता है अब तो, इतनी ज्यादा इजिली सब कुछ आप ग्रैब कर सकते हो। लाइब्रेरीज है, आप वहां से भी जाके कर सकते हो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आप एक बार ही पढ़ तो लोगे, हम क्या करते हैं, पेपर में एक दिन जाने से पहले पढ़ते हैं और अगले दिन पेपर दे आते हैं। लेकिन जो यूजीसी नेट का पेपर है, आप तैयारी करते हो शुरू 2-3 महीने पहले, तो 3 महीने बाद तक आपको याद नहीं रहेगा। उसके लिए क्या जरूरी है, आपके नोट्स बनाने, ताकि लास्ट में आप रिवाइज कर सको जो भी आपने नोट्स बनाए थे। तो नोट्स बनाने इज वेरी मैंडेटरी। मैंने तैयारी करी सिर्फ 2 महीने, मैंने दिन रात एक करके सारे नोट्स बनाए, हर एक तैयारी करी, हर एक चीज पढ़ी। एंड देन जो पेपर था, पेपर से 10 दिन पहले जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, सिर्फ उनको रिवाइज करा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं हर चीज पढ़ चुकी हूँ। आप पढ़ जाते हो ना, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते, तो भी कहीं ना पेपर क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपके रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिवाइज कर लिया अपना हर एक कंसेप्ट, तो आप इजीली पेपर क्रैक कर सकते हो। इसलिए मैंने ना इवन अपना पेपर क्रैक करने के बाद भी ना, मैंने भी वॉलेंटरी सेशंस लिए थे यूजीसी नेट के लिए, कि जो मेरे भी फ्रेंड्स थे, जिससे जो मेरा पेपर था, मैंने विदाउट कोचिंग क्लियर करा। मैंने सोचा कि चलो पहली बार ही ट्राई करते हैं, क्यों फालतू का पैसा फूकना कोचिंग के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ना, आपसे सारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, आप सब कुछ पढ़ चुके होते हो, सिर्फ वही आपसे पूछते हो, आपको एक बार सिर्फ ब्रश अप करना पड़ता है अपनी टॉपिक्स को। तो यही था, विदाउट कोचिंग आपका क्लियर हो सकता है। इसलिए मैंने वॉलंटरी ना एफर्ट डाल के खुद सेशंस भी लिए, फ्री सेशंस थे, कि कैसे यूजीसी नेट में क्या क्या कितना स्कोप है हर एक टॉपिक का, कौन सी चीज आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपको खुद थोड़ा रिसर्च भी करनी पड़ती है कि आप क्या चीज यूज कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आपको बहुत फ्री सेशंस मिल जाएंगे, अन अकेडमी भी है, उसके अंदर भी बहुत फ्री लेक्चर्स होंगे जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। बट एट लास्ट सारी मेहनत आपको खुद ही करनी है, नोट्स आपको खुद बनाने। अगर आपने वो बना लिए, तो आप इजीली पेपर क्रैक कर सकते हो। इवन ये तो हो गया सिर्फ यूजीसी नेट के बारे में। एक इसके साथ होता है जेआरएफ, डिसाइडेड होता है। जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर जिसने पीएचडी करनी है आगे, अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, तो आप अपने दिमाग में ये सेट करके आओ कि पीएचडी आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इट्स वेरी नेसेसरी पीएचडी करना। उसके लिए आपको क्या करना है, नेट का पेपर तो आपको देना ही देना है, देन आपका आ जाता है जेआरएफ का। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर वो क्लियर हो जाता है ना, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइफंड मिलता है। वो भी आई गेस सब है 40,000 रुपीज। इवन विदाउट एनी जॉब, कुछ भी करे बिना, आपको गवर्नमेंट पे करेगी 40,000 रुपए घर बैठे, वो भी सिर्फ पीएचडी करने के। तो यही आप किससे क्लियर कर सकते हो, अपना नेट से। वो परसेंटाइल डिसाइडेड होती है। जैसे मेरे टाइम में कट ऑफ थी 95 फॉर नेट एंड 99 फॉर जेआरएफ। अगर आपने वो क्रैक कर ली, तो आपको स्टाइफंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से पीएचडी के लिए 40,000। तो ये एक नेसेसरी है, और यही क्राइटेरिया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो नेट के एग्जाम की। तो बेसिकली आपका मतलब ये था कि बिना कोचिंग के आपने कोई कोचिंग नहीं ली, सब कुछ खुद किया ना, खुद प्रिपेयर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इंटरनेट का यूज किया सिर्फ, कोई कोचिंग नहीं। और अप्रोक्सीमेट 3 से 4 महीने दिन रात मेहनत की, जिसके बेसिस पे हो गया क्लियर, है ना। राइट। तो मतलब गाइस देख सकते हो कि मेहनत का लेवल यार, मतलब कि आपको कोई, जैसे बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि अब बस गेट क्लियर करना है तो कोचिंग ले लो, ये क्लियर करना है तो कोचिंग ले लो। तो बिना कोचिंग के भी पॉसिबल है। देखो आपके सामने एग्जांपल है कि 3 से 4 महीने ज्यादा नहीं होता, कि अगर आप एक साल में अगर
ये तो चलो इंटेलिजेंट है, टॉपर है, तो अगर हम अपनी बात भी करें तो एक आधे साल का टाइम हम ले सकते हैं कि मतलब अगर हम स्टार्ट कर दें, जैसे अपनी ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट कर दें ना, एक आधा साल ले ले पूरा और अच्छे से तैयारी करें, तो पॉसिबल है कि हम बिना किसी कोचिंग के खुद मेहनत करके कर सकते हैं। और तो बस यही मतलब था कि आपसे जानना था बहुत ज्यादा। और इसके अलावा अभी जैसे अभी आप टीचर लगी होंगी, तो वो मतलब क्या क्या कैसे क्या प्रोसेस था, क्या आपका हुआ, और क्या सब्जेक्ट्स आप मतलब पढ़ा देते हो? ओके। आपने किस सब्जेक्ट में क्लियर किया है मतलब बेसिकली ये? मतलब एनटीए का पेपर था कॉमर्स में। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट में होता है एमकॉम, जो बीकॉम एमकॉम करते हैं, मतलब आपको पेपर उसमें क्लियर करना होता है जिसमें आपकी बैचलर्स हो, वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि बैचलर्स में आप 3 या 4 साल लगाते हो जितनी भी, तो अब उसको आपको पता होता है इसके बारे में, वही सब्जेक्ट्स आप वही चूज करो। तो मैंने कॉमर्स चूज करा। तो अगर मेरे को पीएचडी भी करनी है आगे जाके, तो हर यूनिवर्सिटी में ना एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अगर आपका यूजीसी नेट का पेपर क्लियर है तो आप सारे एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड हो, मतलब आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी में। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपकी डायरेक्ट पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाएगी। वेरएस अगर जिसका यूजीसी नेट क्लियर नहीं होता, उसको हर यूनिवर्सिटी के ना एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी अलग होता है। तो ये तो एक एज आ गया पीएचडी के लिए। दूसरा आ जाता है टीचिंग के लिए। तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ऑडिटिंग पढ़ा रही हूँ, सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ा रही हूँ, मार्केटिंग पढ़ा रही हूँ और फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो मेरा इसके अंदर ये सब क्लियर है। और जो प्रोसेस होता है वो होता है कि सबसे पहली बात, आपको आपका यूजीसी नेट का क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया था पिछले साल। लेकिन मेरी एलिजिबिलिटी कब बनी? जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने ना स्टार्ट कर दिया देखना। पहली बात तो रिजल्ट मेरा बहुत लेट आया। पंजाब यूनिवर्सिटी ना, मतलब आपको पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बहुत लेट लेट रिजल्ट आता निकल। है। सीयू का रिजल्ट तो 10 दिन बाद भी आपको पेपर दिखा देते हैं और विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट आ जाता है, आ तो जाता है। उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ना इतना लेट आता है, फिर से आपको जॉब पे लगना होता है ना, तो आपसे पूछते हैं कि आपका ग्रैंड टोटल कितना बना। अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आया, फिर तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। मेरी एलिजिबिलिटी इतने टाइम बाद बनी कि जब मेरा रिजल्ट आया 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने मेरा ऐसा रहा कि मैं इतनी फ्री रही पढ़ने के बाद ना। जो ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर एक साया छाया होता है कि नहीं अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई जॉब नहीं करनी। जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म हुई, बस वो प्रेशर, नहीं जॉब करनी है, जॉब करनी है। कि अब तो दो फिर महीने हो गए, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कुछ नहीं हुआ। मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, मेरे इंटरव्यूज क्लियर भी हो गए, बट मैं किस में रह जाती थी कि मेरा रिजल्ट नहीं आया हुआ था। वो मुझे बोलते थे आपको पेंडिंग में ही रहना पड़ेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। और फिर उस टाइम में क्या होता था, वो कोई और तो ढूंढेंगे ही ना, ह्यूमन रिसोर्स। तो वही होता था कि कोई और मिल जाता तो आपकी प्रेफरेंस कम हो जाती थी, चांसेस टू गेटिंग जॉब। तो ये चीज होती थी। प्रोसेस क्या है कि आपको सबसे पहले वैकेंसीज देखनी है कि कहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, किस टाइम पे यूनिवर्सिटीज में। उसके लिए पहला तो लिंक्डइन तो है ही है। लिंक्डइन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। दूसरा हो जाता है आपका इंडीड ऐप है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। तीसरा, जो आपको पता है, जैसे मैं अम्बाला रहती हूँ, तो मेरा स्कोप था चंडीगढ़ में मिल जाए या पूरे अम्बाला में मिल जाए। तो मेरी जो भी यूनिवर्सिटीज थी, मैंने यूनिवर्सिटीज की साइट पे गई। यूनिवर्सिटीज की साइट में ना लास्ट में जाओगे, वहां पे एक ऑप्शन होता है करियर्स का। वहां पे जाके ना ओपन पोजीशंस होती है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, वहां पे जाके आप ढूंढ सकते हो कि कोई जॉब ओपनिंग है या नहीं है। क्योंकि कई जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस होते हैं ना, अपनी साइट पे अपनी ओपनिंग्स निकालते हैं करियर सेक्शन में जाके, अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल या कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे। तब वहां जाके देख सकते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर के थ्रू देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट चीज, आप इंडीड या naukri.com ऐसी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जैसे मोस्टली देखा होगा ना, लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स एचआर के होते हैं। मोस्टली मैंने देखा है एचआर मैनेजर्स एंड ऑल के एचआर ना को ही फॉलो करते हैं सबसे सब। ज्यादा। क्योंकि एचआर जो होते हैं ना, वो आजकल लिंक्डइन का भी यूज करते हैं। इवन आप सीयू में भी देखोगे, सीयू के भी जो एचआर हैं, दे यूज लिंक्डइन। तो वो क्या करते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देते हैं कि ये करंट ओपनिंग है, तो अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये होता है कि आपको वैकेंसीज ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वहां पे जाके अप्लाई कर दिया, कॉलेजेस में जाके पर्सनली विजिट करो, देखो कि यहाँ पे कोई ओपनिंग है या नहीं है। अपने रेज्यूमे हमेशा कैरी करो। जितने सर्टिफिकेट्स आप इकट्ठे कर सकते हो टीचिंग लाइन के लिए, उतने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करो। वर्कशॉप्स अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, सेमिनार्स वेबिनार्स जितना आप अटेंड कर सकते हो। जितने ज्यादा आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, उतना ही ज्यादा एक कॉम्पिटेटिव एज आ जाता है आपके रेज्यूमे में भी। तो ये है कि प्रोसेस तो इजी होता है कि एक सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओ। जो आपसे पूछेंगे कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, तो आपको वो एक सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। उसी में से क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आपको वो अच्छे से आ गया,
तो इजीली क्रैक हो सकता है इंटरव्यू भी। तो ये एक मेन फैक्टर है कि वैकेंसीज ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, इंटरव्यू इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो बाकी सबकी प्लेसमेंट यूनिवर्सिटीज में आ जाती है, सबकी सीएससी की भी आ जाती है, बीकॉम की भी आ जाती है, लेकिन टीचिंग में कोई वैकेंसी ना ऐसे खुद से नहीं आती खुद है, से नहीं आपको आती। अप्रोच करना पड़ता है एचआर मैनेजर्स को कि कोई वैकेंसी है या नहीं। जो भी आपको मेल आईडी मिल रही है, कहीं पे भी मिल रही है, सारी मेल आईडीज कर दो, सबको रिज्यूमे सेंड कर दो, कहीं ना कहीं से तो रिप्लाई आएगा। जितने नंबर्स आपको कहीं ना कहीं से फोन नंबर्स मिलते हैं, सबको फोन कर करके पूछो। यही होता है कि टीचिंग लाइन में जाने के लिए ना आपको एफर्ट बोलते हैं ना, दर दर के ठोकरे खाने पड़ते हैं टीचिंग लाइन में जाने के लिए। तो वो था कि आपको बहुत जगह अप्रोच करना पड़ेगा, देन ओनली आपका एक स्कोप बन सकता है उस जगह पे जाने का। बाकी फिर इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करो, क्रैक हो गया तो वेल एंड गुड है। बस ये है कि पीएचडी बहुत जरूरी है, तो साथ साथ अगर आप पीएचडी में एनरोल करा लेते हो तो वो बेस्ट पार्ट हो जाएगा, एक एज बन जाता है। ये मेन है। तो बस यही कुछ सवाल थे हमारे जिनके बहुत अच्छे आंसर्स मिल चुके हैं ना। तो अभी बस लास्ट का जो अभी, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है जो शायद मैंने ना पूछा हो, कुछ मिस हो गया हो हमसे, एक बार अगर आप रिमाइंड करके कुछ क्विक टिप्स जो हमारे व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं उनको देना चाहें कि ये ऊपर से एक बार क्विक टिप्स, अगर कुछ मिस हो गया हो एक बार रिमाइंड करके कि हाँ ये रह गया, शायद ये भी बता देना चाहिए। अच्छा, ऐसे तो सब हो गया है क्लियर। बस यही है कि जो सीओ वाले देख रहे हैं बच्चे, अपनी अटेंडेंस पूरी रखो, 75-90 टोनर्स अच्छी रखो, अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन करके रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। जो जिसका स्कोप है, जिसका ऑब्जेक्टिव है, गोल है, जिस चीज़ में अचीव करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी हो। ऐसा नहीं मैटर करता, कहीं होता है ना नंबर मैटर नहीं करते, बट एट लास्ट अगर आप जॉब पे जाते हो ना, वहाँ पे नंबर मैटर करते ही करते हैं। कहीं ना कहीं आपके नंबर अटकेंगे अटकेंगे, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं होंगे। तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर लेके अच्छे नंबर करो। एंड अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो उसके लिए आप खुद से एफर्ट्स डालो। कोई आके ना कोई आपको आगे करेगा, मतलब गाइडेंस देगा। क्योंकि कहीं ना हमारी जो है एजुकेशन सिस्टम में लैक ऑफ गाइडेंस है। आपको कोई नहीं बताएगा वहां पे आगे, कि मुझे भी किसी ने नहीं बताया था कि नेट का पेपर क्लियर को करो या कैसे करोगे, किस स्ट्रैटेजी से करोगे। तो आपको खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बाद में आप ये नहीं कह सकते मैंने भी बहुत करा ऐसा कि अब मैम ने नहीं बताया इससे नहीं हो। बट चलो ठीक है, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भी कुछ एफर्ट्स होंगे जो कहीं ना कहीं रह गए होंगे। बट एज अ टीचर अब जो मैं पढ़ा रही हूँ जिन बच्चों को, तो मैं उनको अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपका ये है, अगर आपने बैंकिंग लाइन में जाना है, तो आप बैंकिंग की जो पीओ के, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस के जो फॉर्म्स निकलते हैं आप उनको फिल करो। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करो। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो ये सोच के मत जाओ या ये सोच के फॉर्म मत भरो कि मैं फॉर्म भर देता हूँ, क्या पता पेपर क्लियर हो जाए, है ना। लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप ये सोच के जाओ कि आपको पढ़ना भी है, क्योंकि जब भी आपका पेपर क्रैक हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पढ़ के नहीं जाते और पेपर इतना ईजी आता है, फिर आप रिग्रेट करते हो कि काश मैं पढ़ लेता, पेपर इतना ईजी आया था। तो किसी भी चीज को लाइटली मत लो, क्योंकि ये एक ऐसा हाई पॉइंट ऑफ टाइम आता है। हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मजे करने में लग जाते हैं, लेकिन जब वो मजे जो लास्ट में हमें जो चीज चाहिए होती है ना, वो हम गोल अचीव नहीं कर पाते। तो वो मजे करने के साथ यही टाइम हाई टाइम है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या जिस कंपनी में आपने क्रैक करना है उसकी तैयारी अच्छे से करो। जितने आप कोर्सेज या जितने सर्टिफाइड कोर्सेज आप ऑनलाइन कर सकते हो, उतने ज्यादा सर्टिफाइड कोर्सेज अपने पास लाने की कोशिश करो, ताकि ज्यादा फायदा हो उस चीज में। तो यही एक मेन था कि अच्छे से तरीके से अपनी सर्टिफाइड कोर्सेज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सो दैट एक अच्छा करियर, जो सबका गोल होता है करियर एडवांस करना, वो हो सके कंप्लीट। तो यही मेरी तरफ से एक ये था। एंड अगर किसी को भी यूजीसी नेट टीचिंग लाइन कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में डाल देना, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई। तो अभी जो देखो, जो जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा होगा या जो भी सुन रहे होंगे अभी, तो उनके दिमाग में, जो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है ना, उनके दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा कि जैसे मतलब आप इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी है ना, +2 में भी टॉप किया, फिर कॉलेज में भी 4 साल टॉप, यूजीसी नेट भी क्लियर, तो काफी बड़ी ज्यादा अचीवमेंट्स है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ अगर मैं मतलब नॉन मेडिकल साइड या मेडिकल में जाती तो शायद इससे मतलब कुछ ज्यादा, और क्योंकि आप में उतना मतलब कैलिबर था कि आप कर सकते थे परफॉर्म है ना, या चलो उसके बाद भी चलो आपको लगा कि चलो नहीं ठीक है, उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे आई होंगी है ना अपनी करके, गोल्ड मेडलिस्ट बनी, आपको तब भी लगा हो कि हाँ मैं इंटेलिजेंट तो बहुत हूँ, लोगों ने भी आपको बताया होगा यार तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तो तुम आईएएस की तैयारी, मतलब यही मैं डिफरेंट बोलने वाली थी। किद्दू से। सेम सेम, मेरे तो मामू भी मेरे यही दिमाग कह में रहे आया ये थे। क्वेश्चन, तो जिसने मैंने इसीलिए पूछ लिया, वैसे मैंने सोचा था कि ये नहीं राइट। पूछना चाहिए, कि नहीं अच्छा लगता, नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोग कमेंट में पूछे इस सेक्शन में ही पूछ कमेंट
देता हूँ। नहीं नहीं तो ऐसा नीचे लोग है। कमेंट में यही पूछते हैं कि इतनी इंटेलिजेंट थी तो इन्होंने ऐसे लिस्ट क्यों में नहीं ये किया। नहीं कहा। मेरे ठीक है। मामू है ना, वो भी यही कहते हैं कि तू इतना पढ़ रही है, टीचर बनने में क्या है, तू आई है यूपीएससी का एग्जाम दे, आईएएस लग, ये लग वो लग। तो भाई कभी होता आपने है ट्राई नहीं किया कि दूसरे ना। गवर्नमेंट एग्जाम्स बड़े लेवल के जो होते हैं कि मैं कभी ट्राई नहीं करूं। दिए मैंने। कब मेरा पहला ही जो नेशनल लेवल का जो टेस्ट था ना, वो सिर्फ नेट ही था, यूजीसी नेट ही था। मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम ना, इवन हरियाणा के भी एग्जाम्स हुए, इवन एज अ टीचर मैंने भी अभी जैसे स्टार्ट हुआ है मेरा करियर एज अ टीचर, तो हरियाणा के मेल कांस्टेबल के एग्जाम्स भी निकले हुए थे, लाइन मैन के भी। तो मैं देख रही थी कि कितने लोग देने आते हैं एचएसएससी के एग्जाम्स, ये हरियाणा गवर्नमेंट वाले। मतलब एज ए इन्विजिलेटर मैं कंडक्ट करा रही थी एग्जाम, और मैंने कहा यार मुझे भी देनी चाहिए कभी। तो मेरे मन में कभी ऐसा आया ही नहीं। यूपीएससी के लिए भी ना, वो होते कि ना, यूपीएससी के लिए मुझे ऐसा लगता है ना, मैं यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए ना थोड़ा लेट हूँ। क्योंकि देखो 5 साल है, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने 5 साल ना बर्बाद कर दी। बर्बाद नहीं, आज मैं 5 साल लेट होकर मैं तैयारी अभी शुरू करूँ तो, क्योंकि अगर मैं 5 साल पहले शुरू करती तो ज्यादा प्रेफरेबल होता। वही था, उस टाइम पे ना पता भी नहीं होता था कि यूपीएससी होता क्या है। अब तो काफी ना सब इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव है, हाँ, अभी तो फेसबुक सबको पता लग पे गया है, लेकिन सबको पता है। 2016-17 में कोई नहीं बात भी नहीं पता करता था होता इस था, बारे में। कुछ नहीं पता होता, ये भी नहीं पता होता था कि हमें लगता था ये पुलिस वाला ऐसे ही लगा हुआ है ना, पढ़ा लिखा नहीं, जब भी इतने बदतमीजी से बात कर रहा है, ऐसा होता है। लेकिन वो पुलिस वाला लगा भी इतनी मेहनत से है, तो उस टाइम पे था। लेकिन अब मैं सोचूं ना कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है कि नहीं, क्या करना, वही ना, एक मेरा पैशन जो होता है ना, अगर आप पैशन आपने बना लिया कि उस चीज में जाना ही जाना है, तो अगर आपको वो चीज मिल रही है फिर आप क्यों मिस करोगे। ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अब स्टार्ट करी है अपनी यूपीएससी की तैयारी करना। हो सकता है उनको मिल जाए, अच्छा, मैं तो कह रही हूँ सबको मिले। बट अगर जो ग्रेजुएशन आप स्टार्ट कर रहे हो उनके लिए तो एक एज है कि आप अभी से, अगर जिसका मोटिव है तो आप अभी से तैयारी करो, ताकि एट लास्ट जाके जल्दी क्लियर हो सके यूपीएससी के एग्जाम्स, या फिर जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं लेकिन घूमना चलो, मेरे जैसे को। यूपीएस तो बहुत ऊपर की बात हो गई है ना कि, क्या? लेकिन अगर आप थोड़े नीचे जैसे एसएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएसएल, ये पीसीएल, कि उसके बेसिक से आपको जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, क्योंकि आपकी ब्रांच भी है तो आप बन भी, आप पढ़ते भी इतना अच्छा हो तो ऑब्वियस ही बात है कर भी सकते हो। कर तो सकते हैं। बेसिकली मतलब कि पैशन के लिए इतना वो है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे तो यही लाइक बस इसीलिए मैंने पूछ लिया ताकि बाकी सबको भी आंसर मिल जाए कि देखो वही है ना, ऐसा लिखते हैं ना, जब टीचर्स ही होता है, कोच आते हैं कि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सारे प्रोफेशंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर एक वही ना, अगर मैं भी यहाँ से चली गई कहीं और पे, तो जो नॉलेज मैंने गेन करी है, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन करा है, वो कहीं ना कहीं जो बच्चे आना चाहते हैं ऐसी फील्ड्स में उनको नहीं मिल पाएगा। वही होती है ना, नॉलेज तो एक पावर होती है कि नॉलेज अगर आपके पास है तो आप पावरफुल हो। लेकिन नॉलेज शेयरिंग इज मोर पावरफुल। जितनी नॉलेज आप शेयर कर सकते हो उससे आप ज्यादा पावरफुल बनते हो। तो कोई अगर ऐसी फील्ड में आप चले जाते हो कि जिसमें आप नहीं शेयर कर सकते, वही होता है कि ना, कई लोग होते हैं जो नॉलेज शेयर करने से हिचकिचाते हैं कि जो नॉलेज हमारे पास है हम दूसरे को क्यों दे, भला दूसरे का फायदा क्यों करे, ऐसा होता है। तो मेरा ये है कि नहीं, जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ के बच्चों को भी मैं बहुत पर्सनालिटी ना ग्रूम करने की कोशिश करती हूँ कि चलो तुम यूनिवर्सिटी में नहीं हो, एटलीस्ट कॉलेज लेवल पे तो अच्छा करो ना, कि स्टेज फियर निकालो। तो वो चीज़ है कि मैं अपने प्रोफेशन में, मतलब टर्निंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, उससे ज्यादा क्या ही बड़ी चीज है। तो यही सबसे बड़ी बात है ये जिंदगी में, सबसे यही बड़ी बात सबसे है। बड़ी चीज वही है। ना कि चाहे आपको इतना अच्छा पैकेज मिल जाए, फिर भी आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, आपके पास हैप्पीनेस ही नहीं है, तो उस जॉब का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है कम पैसे में, अगर मैं अपना पैशन को प्रोफेशन कन्वर्ट कर पाई हूँ, तो मेरे लिए वही एक बेस्ट था तो इस अभी चीज जितने में। लोग देख रहे हो, तो आज एक डाउट जो मेरा क्लियर हुआ ना, कई बार ऐसा होता था कि जैसे हमारे कॉलेज में ना बहुत ऐसे टीचर्स होते थे, मेरे भी ऐसे टीचर्स थे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हाँ, ये तो मतलब मुझे लगता था देख के कि इस बंदे के पास इतनी नॉलेज है, लेकिन ये 20-25 हजार रुपए के लिए हमको क्यों पढ़ा रहा है। मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि ये सीयू में क्यों आया है। जैसे हम हमारे क्लास में भी आता था ना कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर, तो फिर वो हमको हमारी नॉलेज टेस्ट के चक्कर में हमको जैसे सताते थे वो, कि तुमको ये नहीं राइट। आता वो नहीं आता। तब हम ये सोचते थे कि इसके पास इतनी नॉलेज है तो ये सीयू में पढ़ाने क्यों आया है, इतने कम पैकेज पे क्यों आया है। तो आज उस बात का आंसर मुझे यहाँ से मिल रहा है कि कई लोगों को दूसरी चीजों से ज्यादा इंटरेस्ट, जैसे आप है, कि वो भी शायद अपने टाइम में ऐसी बहुत ज्यादा उसने मेहनत की होगी, टॉपर होगा, लेकिन उसने टीचिंग के लिए, मतलब अपने पैशन के लिए, दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए बड़ी चीज छोड़ के हमको पढ़ाने इतनी छोटी जगह पे छोटी चीज को फॉलो कर रहा है, ताकि, लेकिन वो बात हम तब नहीं समझ पाते क्योंकि बच्चे होते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे शायद ये जो वीडियो देख रहे होंगे अब उनको शायद थोड़ा समझ आए कि हाँ, मतलब अभी जैसे आपका तो अभी कैरियर शुरू ही हुआ है ना, तो लेकिन ये वीडियो जब आज से 5 या 4 साल, 6-10 साल बाद जो लोग देखेंगे, उनको ये बात शायद आपके बारे में जरूर समझ आ जाए कि हाँ, कि जो हमारी टीचर, जो मतलब
10 साल बाद जब आप होंगे, उनको ये वीडियो अगर देखने को मिले, तो वो शायद जरूर सोचेंगे कि हाँ, हमारी टीचर उस टाइम पे मतलब कितनी अच्छी उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो शायद क्या कर सकती थी, लेकिन टीचर राइट, बनने के लिए उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया ना। तो राइट, वो वही एक है। जर्नी बहुत सही रहेगी। तो बहुत मतलब मेरे को भी सुन के अभी सब कुछ वही चीजें हुई कि मतलब मेरे टीचर्स कैसे कैसे थे, तो ऐसे सब याद उनके बारे में को वही याद आया कि मेरी भी एक ऐसी टीचर थी, मैं जिनके बारे में सोचता था कि ये इतनी इंटेलिजेंट है, फिर भी टॉपर यहाँ थी, पे तो क्यों यहाँ क्यों है। तो है? मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, क्योंकि पूछने में अच्छा नहीं लगता ना अच्छा कि नहीं लगता। तो और उस टीचर बताता भी नहीं है, तो बच्चे को अब क्या ही समझाए वो। तो फिर इसीलिए, लेकिन अभी मुझे समझ आया, अच्छा तो उनका भी ऐसा ही कुछ होगा कि गोल ही होगा कि टीचर ही बनना है। टीचर ही बनना है, राइट। तो और अभी वरना ना टीचिंग लाइन में कोई आ भी नहीं सकता ऐसा, क्योंकि थोड़ा ना ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ी है, जैसे यहाँ पे कंपैरेबली आपके डिपार्टमेंट से सीएससी में जितनी प्लेसमेंट्स मिल जाती है एट टीचिंग में स्टार्टिंग वही, लेवल। यही मैं पूछना तो चाहता था, लेकिन इसमें हम नहीं डिस्कस करेंगे हाँ, कि टीचिंग में ग्रोथ तो है कि बहुत कम है, या तो मतलब जितना मेरे को पता है कि अगर या तो आप गवर्नमेंट बन जाओ प्रोफेसर वगैरह, तो आपकी सैलरी पैकेज अच्छी हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे होता है ना, कि बहुत कम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पीएचडी ये सब करके ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट वाली जो ना पहले नहीं होता था पीएचडी वो तो अब, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर्स हैं उनकी ग्रोथ फिर भी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छी है। इवन पैकेज भी, स्टार्टिंग पैकेज भी अच्छा मिल जाता है, तो वो अच्छा है ना। ये नहीं सोचना कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। जो जॉब जिस टाइम पे मिल रही है एज अ फ्रेशर, क्योंकि टीचिंग में ना एक्सपीरियंस मैटर करता है, उस टाइम पे ना आप सैलरी देखते हो ना आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखते हो, आप क्या देखते हो, एक्सपीरियंस। चाहे अगर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, आप फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि जो टीचिंग है ना वो एक सोशल सर्विस है जो बंदा फ्री में भी कर सकता है। ये चीज है। तो बस यही ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिला ना, बहुत कुछ आज। इतना लंबा हो गया कि इतना लंबा मैंने कभी नहीं किया कि अच्छा। 1.5 घंटा चला गया और पता ही नहीं लगा, है ना। हमने 4:30 सही है। स्टार्ट किया था और 6 बज रही है, तो आपका भी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। नहीं नहीं ठीक नहीं, है, मुझे बहुत अच्छा बस। लगता है जब मैंने लाइक आई वांट दैट प्लेटफॉर्म कि जिसमें मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, कि बच्चों को भी समझ आ सके कि हम किसी पोजीशन से कैसे निकले। है ना भाई, थैंक यू सो मैंने मच। इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे ये थोड़ा लंबा खींचा कि ये हाँ, लास्ट वाला जो पार्ट था, मैंने एग्जैक्टली। इसीलिए थोड़ा लंबा खींचा कि अब यहाँ से मुझे भी जानने को मिल रहा था, अच्छा कि ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे जो आपने बताया ना कि मैंने टॉप किया लेकिन नहीं किया, फिर मेरे दिमाग में यही चला कि अच्छा मतलब ऐसे क्यों, कि टॉप बंदा कर सकता है, हम्म, मेरे को पता है कि मतलब अगर मैं इस पेपर की भी तैयारी करूं, क्योंकि पता लग जाता है ना कि मेरे में दम है उतना करने का, तो होता है कि अब राइट। मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं छोटी जगह पे सेक्रीफाइस क्यों करूं, है ना। मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ, मैं इतने बड़े लेवल पे जा सकता हूँ, तो मेरे को भाई मैंने सोचा पूछ ही लेते हैं, कि लोग कमेंट में पूछेंगे, इससे अच्छा हम यही पूछ लेते हैं। तो सही। फिर काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू ज्वाइन किया। तो अभी जो लोग भी अगर किसी को इनसे गाइडेंस चाहिए हो, तो बहुत नॉलेज है इनके पास, यूजीसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। टॉपर कैसे 7.5 सीजी पे टॉपर कैसे बनना है, वो सब सीयू के बारे में तुम पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत कम सीनियर है गोल्ड मेडलिस्ट, तो मतलब शायद मुझे यही मिली थी लिंक्डइन पे, और तो कोई मिला भी नहीं, होते होंगे लेकिन मेरे को मिला कोई नहीं। लेकिन ये मिली, तो इनसे अप्रोच किया और इन्होंने अपना टाइम भी दे, देखो काफी ज्यादा ना। तो अब किसी को कोई भी डाउट हो तो इनके लिंक्डइन के प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनसे अप्रोच करके पूछ सकते हो, और ये आपकी हेल्प जरूर कर देंगे, क्योंकि ये जो टीचर है इनका काम ही है आपके श्योर हेल्प करना। ठीक है, तो श्योर श्योर श्योर। थैंक यू मैम, आपने अभी आपको थैंक मैं यू भी सो कहूंगा मैं मच। कि आपने ज्वाइन किया ना। अब आप सबकी मैम ही है वैसे, यहाँ पे जितने भी आएंगे तो आपको मैम ही बोलेंगे। ठीक है, श्योर। तो थैंक यू मैम, आपने ज्वाइन किया, बहुत थैंक अच्छा यू लगा ये सो मच। पॉडकास्ट करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सेशन था, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज जानने को मिली यार। तो ठीक है गाइस, तो देख सकते हो यार बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज मिल गई। 7 सीजीपी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे टीचर बनना है, कौन कौन से बीकॉम में प्लेसमेंट है, यानी ऐसे जवाब, ऐसे सवालों के जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को यूट्यूब ग्रो करे। ठीक है, इतना से ही आपसे काम था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसे अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।